सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन क्लासेस। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम चल रहे हैं क्लास 10th और 12th के। आई होप आप सभी के एग्जाम अच्छे चल रहे होंगे, इजी आए होंगे सभी के लिए। सो जैसे कि आपको पता है कि आपका अब नेक्स्ट 12th क्लास के इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है, तो मैं आज आपके लिए क्लास 12th क्वाड बी प्रैक्टिस पेपर सैम्पल पेपर लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का। तो इसके अंदर मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ कि आपका पैटर्न किस तरीके का आएगा, तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके एग्जाम में दी होती है, तो आपको वहाँ पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस आपके कंपलसरी है, करने अनिवार्य है। सेकेंड है, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 19 क्वेश्चंस विच आर डिवाइडेड इंटू 4 सेक्शंस ए बी सी एंड डे। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 19 क्वेश्चन इसके अंदर है, और जो क्वेश्चन है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सो हम सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए कंटेन्स क्वेश्चन नंबर 1 हैविंग 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 8। ये कह रहा है सबसे पहले भी सेक्शन ए है जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपके 16 पार्ट कह सकते हो, 16 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे 1 मार्क्स के हैं। तो जो फर्स्ट से लेके 8 मल्टीपल क्वेश्चन टाइप है, ईच क्वेश्चन कैरिंग 4 ऑप्शन, जिसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे। फ्रॉम विच चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसके अंदर से आपने एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन फ्रॉम 9 to 16 में बी गिवन इन 1 or 2 वर्ड्स और 10 सेंटेंस, ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स। उसके बाद 9 से लेके 16 मतलब 7 ये और 8 वो। तो ये जो आपके 7 क्वेश्चन है, ये आपके या तो हो सकते हैं ट्रू फॉल्स, या हो सकते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक, जिससे आपने 1 और 2 वर्ड्स में लिखना है। अगर कोई ऐसा हो बस जिसे 1 लाइन में लिखना है, क्योंकि आपके इसके अंदर एक 1 लाइन का भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट उसने मेनली कहा है भी 1 या 2 वर्ड से ज़्यादा आपने नहीं लिखना। तो ये है फर्स्ट सेक्शन, जिसके अंदर आपके 16 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी क्या कह रहा है, सुनो। सेक्शन बी कंटेन्स क्वेश्चंस नंबर 2 to 8 ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर कैरिंग 2 मार्क्स ईच। जो आपका 2 to 8 है सेक्शन बी के अंदर, वो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, जिसके अंदर आपने ओनली 2 मार्क्स के अंदर लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 या 4 लाइन्स में लिख सकते हो आप इसे। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन सी। देखो सेक्शन सी क्या कह रहा है। सेक्शन सी कंटेन्स क्वेश्चन नंबर 9 to 16 ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड कैरिंग 4 मार्क्स ईच। जो सेक्शन सी है, जो कि आपका 9 to 16 क्वेश्चन के बीच में है, और 9 to 16 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि आपके 4 मार्क्स के हैं। तो ये भी आपने हाफ पेज का लिख सकते हो या फिर 1 पेज का लिख सकते हो। उसके बाद सेक्शन डी है। सेक्शन डी कंटेन्स Section D contains question number 17 to 19 of long answer type questions and carrying 6 marks each। जो सेक्शन डी है 17 to 19, 17, 18, 19 3 क्वेश्चन है, जिसके अंदर जो क्वेश्चन 6 नंबर का एक है। ये आपने अपने लेंथ के अकॉर्डिंग लिखना है, भाई 6 मार्क्स में आप कितना लिख सकते हो। उसके बाद है इंटरनल चॉइस अवेलेबल इन 2 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 ऑफ द गिवन क्वेश्चन इन सच केस। सुनो ये क्या कह रहा है, आपके पास इंटरनल क्वेश्चंस है 2 क्वेश्चंस में सेक्शन डी में, जिसके अंदर से आपको ओनली एक करना है। तो गाइज ये था आपका इंस्ट्रक्शन भी किस तरीके से आपका पैटर्न आएगा। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 0 प्राइमरी डेफिसिट मीन्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, बोरोइंग इज इक्वल इंटरेस्ट पेमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड, विच कॉस्ट कैन बी अवॉइडेड इन शॉर्ट रन, तो ये होएगा इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, TVC। TVC की आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। TFC की होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। AFC की होती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो इनकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। सो गाइज नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है, When supply curve is horizontal straight line it indicates, जब आपका सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके का होएगा। जैसे कि ये मान लीजिए आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, इसके अंदर आपका हॉरिजॉन्टल होगा इस तरीके से। तो जब आपका सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल है, तो उसकी
या क्या इंडिकेट करेगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, ये करेगा परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई। ऑप्शन नंबर बी, परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस इफ सप्लाई इज डिक्रीज विदाउट एनी चेंज इन डिमांड? मांग में कोई चेंज किए बिना पूर्ति कम होने पर, सप्लाई कम होने पर इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा राइज इन प्राइस। ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, राइज इन प्राइस। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन सप्लाई इज फुली एडजस्टेड टू चेंज इन डिमांड इज कॉल्ड? किसी भी पीरियड में सप्लाई परफेक्टली तरह से डिमांड में परिवर्तन के लिए एडजस्टमेंट होती है, कब होती है एडजस्टमेंट? जिसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉन्ग पीरियड। सो गाइस, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहे हूँ इसे अच्छी तरह आप अपने मन में बिठा लेना, याद कर लेना, क्योंकि इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। इनमें से कोई कितने भी मार्क्स का आपका पेपर आ सकता है, तो ये आप अच्छी तरह कर लेना। उसके बाद सिक्स्थ है, इफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट फॉल्स इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी? यदि एक प्रोडक्ट की मांग या डिमांड कम होती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉल, गिरेगा, उसका प्राइस कम हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है सेवन्थ है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अकर्स ड्यू टू? डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन निम्न के कारण होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन कंट्री, इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फॉरेन कंट्री। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। उसके बाद एट्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट? इनमें से कौन सी सरकार की कैपिटल रिसिप्ट्स है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि रिकवरी ऑफ लॉन्स भी है, बोरोइंग्स भी है, डिसइन्वेस्टमेंट भी है, इसका आएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस, दिस इज आवर 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और उसके बाद आपके पास आते हैं ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, MRT indicates the slope of the indifference curve? तो MRT क्या कहता है? इंडिफरेंस कर्व के ढलान को इंडिकेट करता है, तो ये आएगा आपका फॉल्स, नहीं करता, फॉल्स। उसके बाद 10th है, डिमांड फॉर वेबलिन गुड्स इंक्रीज एज प्राइस डिक्रीज? कीमत घटने पर प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं की मांग बढ़ जाती है, तो ये भी आएगा आपका फॉल्स, बढ़ती नहीं है। उसके बाद है, मोनोपोली मार्केट इज हैविंग सेलिंग कॉस्ट? क्या एकाधिकार बाजार में बिक्री लागत पाई जाती है? नहीं, तो ये भी आएगा फॉल्स। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सेलिंग कॉस्ट किस मार्केट में पाई जाती है, क्योंकि इसका अपोजिट भी आ सकता है पेपर में, भाई किस मार्केट में पाई जाती है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। कॉर्पोरेट टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? तो ये भी आएगा आपके पास फॉल्स, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स इज नॉट अ इनडायरेक्ट टैक्स, फॉल्स। उसके बाद है, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, ये आपके पास फोर्थ है, ट्रू फॉल्स। उसके बाद 13th है, इन अकाउंटिंग सेंस BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इज ऑलवेज इन? तो इसका आएगा इक्विलिब्रियम। इसका इन अकाउंटिंग सेंस BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, संतुलन में होता है, या फिर आप लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम। उसके बाद है 14th है, डैश इज कंसिडर्ड द फादर इकोनॉमिक्स? डैश को इकोनॉमिक्स का फादर या फिर जनक कहा जाता है, तो कौन होता है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद 15th है, द नेम ऑफ अ बुक रिटन बाय J.M. केन्स इज? J.M. केन्स के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसके बाद 12th है, इफ MPC इज इक्वल 0.8 द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई विल बी? अगर MPC आपके पास 0.8 है तो आपका मल्टीप्लाई क्या होगा, गुना क्या होगा? तो ये आएगा आपका 5 आंसर। ये आप सॉल्व करके देखोगे तो इसका 5 आंसर आएगा।
सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद आपके पास सेक्शन बी आता है, गिव वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा दीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेल्थ डेफिनेशन दी किसने थी, तो ये दी थी एडम स्मिथ ने। कब दी थी? 1776 में। तो उन्होंने क्या कहा था कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स राष्ट्रों के धन की प्रकृति है, वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स है। सो ये 2 नंबर में लिखना, आप इतना भी लिख सकते हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन सेंट्रल प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, जो आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है हाउ टू प्रोड्यूस। जैसे कि आपको पता है कि 3 प्रॉब्लम्स होती है, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। उसमें से आपने ये एक्सप्लेन करनी है हाउ टू प्रोड्यूस। उसके बाद डिफाइन द टर्म MRS। सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। उसके बाद आप इसे एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, मीन्स मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि एक ही वस्तु को भिन्न भिन्न वेरियस प्राइजेस पर सेल करना किसी भी प्रोडक्ट को, डेट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद 6 है, व्हाट इज मीन बाय सर्कल ऑफ लॉ इनकम। सर्कल ऑफ लॉ ऑफ इनकम क्या होता है, जहाँ पर आय इनकम का चक्रीय प्रभाव होता है। सर्कल ऑफ लॉ ऑफ इनकम होती है, जैसे कि आपको पता है कि उत्पादन के कितने साधन है, 4 फैक्टर्स है, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर। इन चारों में किस तरह सर्कल ऑफ लॉ ऑफ इनकम होता है, डेट इज सर्कल ऑफ लॉ ऑफ इनकम। इसे आपने एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम। इकोनॉमिक्स के पेपर में आप जितना क्वेश्चन अच्छा लिखोगे, डायग्राम्स बना के लिखोगे, टेबलर फॉर्म में लिखोगे डायग्राम्स को, और सर्कल वगैरह में लिखोगे, और जितने आप ग्राफ्स बनाओगे, और हैंड राइटिंग अच्छी करनी है। बाकी जितना आप इसमें पॉइंट्स बना के लिखोगे उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये मेरी बात को नोट करना। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय रियल जीडीपी, फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आपने बताना है कि रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। उसके बाद व्हाट इज बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि वस्तु के बदले में वस्तु का एक्सचेंज होना, वस्तु विनिमय। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। 2 नंबर में है। उसके बाद है सेक्शन सी, जिसके अंदर आपको 4 नंबर क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ द फैक्टर विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड कर्व। ये आपने 4 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल प्राइस एंड स्पॉट प्राइस, ये भी आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है इसे कुछ और भी कहते हैं, कंट्रोल प्राइस को और स्पॉट प्राइस को, सेलिंग प्राइस और फ्लोर प्राइस। कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसे आप और तरीके से एक्सप्लेन करते हो, फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड ओलिगोपोली, तो ये भी आपने एक्सप्लेन करना है, मोनोपोली और ओलिगोपोली। एक्सप्लेन द टर्म नॉर्मल रेजिडेंट एंड डोमेस्टिक टेरिटरी। नॉर्मल रेजिडेंट कौन सा होता है, जो 1 ईयर से ज़्यादा टाइम तक उस देश में रह रहा हो, डेट इज़ वो कौन होता है, नॉर्मल रेजिडेंट। और घरेलू सीमा आप एक्सप्लेन कर ही सकते हो। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, आपने एक्सप्लेन करना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। उसके बाद है इफ़ द ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज़ ₹50 MPC से आपको ये दे के, इन्वेस्टमेंट आपको ये दे के, तो कैलकुलेट एग्रीगेट डिमांड एंड सेविंग्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। तो ये आपने 4 मार्क्स में इसे प्रूफ करना है, मतलब आपने सॉल्व करना है। उसके बाद एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इसे आपने एक्सप्लेन करना है। 16th है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को आपने एक्सप्लेन करना है। तो इसकी इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होती है, इसके अंदर आपका वस्तु विभेद पाया जाता है, वस्तु विभेद पाया जाता है। तो इसकी इम्पोर्टेंट फीचर है, ये तो आपने अच्छी तरह लिख लेनी है, पहले नंबर पे लिखनी है। उसके बाद है सेक्शन डी, जो कि आपका 6 मार्क्स का है, जो कि आपको 3 क्वेश्चन दे रखी है, 2 दे रखे हैं, आप ऑप्शनल में उसमें से एक लिखना है। तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ डिमांड, राइट एंड टू एक्सेप्शन ऑफ इट। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ डिमांड। लॉ डिमांड क्या होता है कि अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी जब किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो उसकी मांग कम होती है, और जब किसी वस्तु की डिमांड कम होती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। कोई भी इसके 2 अपवाद लिख देने। उसके बाद व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। जो आपका डिमांड कर्व आपको पता ही है डाउनवर्ड होता है,
डिमांड कर आपका इस तरीके से डाउनवर्ड होता है। तो इसके क्या क्या कारण है, क्यों होता है? तो सबसे पहले तो आपको पता ही है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, इसके कारण से होता है। उसके बाद इसके वेरियस यूजेस होते हैं और सब्सटीट्यूशन इनकम, और इस तरीके के 4-5 आपके पास इसके कारण है, कॉजेज है, ये आपने लिख देना। उसके बाद है 18th है एक्सप्लेन हाउ मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम, किस तरीके से मनी ने बार्टर सिस्टम की समस्या को दूर किया। जैसे कि आपको पता है कि बार्टर सिस्टम की कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, भाई पहले हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो हमारा सामान ले सकता है और उसका सामान हम ले सकते हैं, ऐसे बंदे को ढूंढेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, भाई एक जगह से दूसरे जगह पे हम कैसे माल पहुंचाएंगे, इस तरीके से बहुत सारी बार्टर सिस्टम की आपकी प्रॉब्लम्स थी। तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे मनी ने सॉल्व किया। उसके बाद है नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, इन दोनों को आपने डिफरेंस करना है। तो मेरे ख्याल से ये इजी रहेगा, हाउ एक्सप्लेन द मनी सॉल्व द प्रॉब्लम, बट आपने दोनों करना है, कोई पता नहीं इन दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। उसके बाद 19th है एक्सप्लेन व्हाई द फर्म इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। तो इसका आपने डेफिनेशन लिखनी है, डायग्राम बनाना है, शेड्यूल बनाना है और को एक्सप्लेन करना है। ये एक दे रखा है, बाकी इन दोनों में आपको छूट दे रखी थी, ऑप्शनल दे रखे। तो सो गाइज आई होप आपको समझ आए होंगे, हमने सारा पेपर सॉल्व किया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में से ज़रूर उसी वीडियो पर लेके आऊँगा। गाइज़ ये थे हमारे आज के 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, और आपको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। आप जितना अच्छा पेपर लिखोगे मुझे उतनी खुशी होगी। ये था हमारा कॉड बी, कॉड ए हमने इससे पहले सॉल्व कर ही लिया है और ये हमारा कॉड बी है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का इकोनॉमिक्स का कॉड बी, HBSC बोर्ड क्लास 12th 80 मार्क्स का, और आपको 3 आवर्स मिलते हैं। गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।